वेलकम बैक गाइस। आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से एक नई धमाकेदार सीरीज को लेके आ चुका हूँ। इस सीरीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा। क्या होगा तुम्हारा ये सुंदर सा पीसफुल प्लेनेट अर्थ एक नर्क से जुड़ जाए, चारों ओर तुमसे ज्यादा कई गुना ज्यादा पावरफुल खतरनाक मॉन्स्टर तुम्हारे आसपास हैं और तुमने अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वॉरियर का प्रोफेशन चूज किया और अपनी पूरी जिंदगी अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया। पावरफुल अपॉर्चुनिटीज को अपनी बहन को दिया, जो भी अच्छे ट्रेजर मिलते हैं वो अपनी बहन को दिए ताकि वो खुद की प्रोटेक्शन कर सके। पर उसके बावजूद तुम्हारी बहन अपने बॉयफ्रेंड के लिए तुम्हारी पीठ के पीछे तलवार घुसा दे और अपने ही हाथों से तुम्हारी आंखें बाहर निकाल ले। और ऐसा उसकी बहन ने क्यों किया? क्योंकि उसकी बहन को लगता था कि उसका भाई हर जगह पे उसकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मतलब बस इसके लिए उसने अपने भाई को ही मरवा दिया। तो आज हम ऐसे ही भाई की कहानी जानने वाले हैं। तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। हमें एक ऐसी जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ के आसमान में मौसम बिगड़ रहा है, बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं। उसी आसमान के नीचे खून की नदियां बह रही हैं। इन्हीं अनगिनत लाशों के बीच एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की अपने हाथों में खंजर लिए कहती है, क्विंग फेंग तुम सच में कुछ तो हो। इवन तुम्हारे ऊपर 100-फोल्ड एजिंग इफेक्ट चल रहा है, उसके बावजूद तुमने एंशिएंट गॉड रूइन को क्लियर कर लिया। 100-फोल्ड एजिंग इफेक्ट का मतलब कि तुम्हारी उम्र 100 गुना तेजी से बढ़ रही है। वो लड़की कंटिन्यू करती है कि भले ही इस गॉड्स रूइन को तुमने क्लियर किया हो, पर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मैं ले रही हूँ। इस तरफ क्विंग फेंग बहुत ज्यादा घायल अवस्था में खांसते हुए कहता है, क्यों क्यों आखिर ऐसे समय पर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? आखिर मैं तुम्हारा भाई हूँ। पर इस लड़की ने तो बेदर्दी से क्विंग फेंग की आंखें बाहर निकाल ली थी और वो कहता है, क्या क्विंग फेंग तुम खुद को मेरा भाई बुलाते हो? हाँ, तुम तो कुछ नहीं हो, तुम्हें तो बस मेरे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था, तुम्हारे अंदर तो मेरे जैसा खून भी नहीं है, फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने आप को मेरा भाई बुलाते हो। तभी पीछे से एक बंदा आता है और वो कहता है, शाओयू इससे बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसे देख के तो उसकी बहन तुरंत ही अपना मूड बदल लेती है और एकदम खुशी से कहती है, ब्रदर सॉन्गफेल। और ये सॉन्गफाई कहता है, हाँ ये तुम्हारा सो कोल्ड ब्रदर, चलो काम तो आया। और वो अपने एमसी से कहता है, क्विंग फेंग इस बार तो ये सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, वरना तुम्हारी हेल्प के बिना तो शाओयू और मुझे ये डिवाइन आर्टिफैक्ट कभी नहीं मिलता। और उसने इस समय पे अपने एमसी की बहन से एमसी की आंखें भी ले ली थी और वो बताता है, ये सोल स्टीलिंग ब्लेड जो तुम्हारी बॉडी में धसी हुई है, एक ही बार में तुम्हारी सारी लाइफ स्पैन को चूस लेती है। इसे पाने में तो सच में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। तो बताओ हमारा फेयरवेल गिफ्ट तुम्हें कैसा लगा? इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, क्वीन शाओयू मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स के जाने के बाद इतना बड़ा किया, स्कूल में मैंने तुम्हें सपोर्ट किया और जब ये गेम इस दुनिया पे डिसेंड हुआ मैंने अनगिनत बार अपनी जिंदगी रिस्क में डाल के तुम्हें प्रोटेक्ट किया। मैंने सच में तुम्हें मिस जज किया माय डियर सिस्टर। तो उसकी सिस्टर जवाब देती है कि मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद तो हमेशा ही मेरी लाइफ में इंटरफेयर करते रहते थे, हमेशा ही मुझे बॉस की तरह कमांड देते, मेरी लाइफ को कंट्रोल करते। पहले सॉन्गफाई और मुझे प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी जरूरत थी, पर इस डिवाइन आर्टिफैक्ट की वजह से तुम्हारी वो जरूरत भी खत्म हो चुकी है, तो अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तभी सॉन्गफाई अपनी दोनों तलवार लेके एमसी की तरफ छलांग लगा देता है और वो कहता है, क्विंग फेंग अब शांति से मर भी जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन की अच्छी देखभाल करूंगा। इस तरफ हमारा एमसी गुस्से में चिल्लाता है, हाँ भले ही मैं यहाँ पर मर भी जाऊं पर फिर भी मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। पर अगले ही पल सॉन्गफाई अपनी तलवार से एमसी की गर्दन आसमान में उड़ा देता है। फिर हमें बताया जाता है कि 2025 में गॉड फॉरसेकन गेम हमारी दुनिया के साथ जुड़ गया। जैसे ही कोई भी गहरी नींद में सोता वो तुरंत ही उस गेम में खींच लिया जाता। उस गेम की इकलौती करेंसी थी लाइफ स्पैन, मतलब जिंदगी। किसी मॉन्स्टर को मारने से तुम्हें जिंदगी मिलती और खुद के मरने से तुम्हारी जिंदगी खो भी जाती। इस गेम के प्लेयर्स लाइफ स्पैन को खर्च करके अपनी एबिलिटीज को रियल वर्ल्ड में भी ला सकते थे। ताकतवर लोग अपने खाली हाथों से टैंक्स तक को फाड़ सकते थे, एक तलवार से प्लेन के भी 2 भाग कर सकते थे, इवन अपनी बॉडी पे न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को झेल सकते थे। उसी समय से ये दुनिया बहुत ज्यादा तेजी से बदलने लगी, चारों तरफ तबाही मचने लगी। मैंने अपनी बहन के साथ सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, मैंने अनगिनत कठिनाइयां झेली और उसके बावजूद मुश्किल से टॉप 100 ग्लोबल पावर हाउस बना। मैंने अनगिनत खतरों को पार करके मुश्किल से काउंटलेस बार अपनी जिंदगी को बचाया और उसके बाद फाइनली गॉड्स रूइन को कॉन्कर किया, मतलब कि जीता।
और इसके रिवॉर्ड में मुझे एक डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट मिला। एटलीस्ट मैं पीक तक पहुंचने के लिए क्वालिफाइड था। पर आखिर किसने ही सोचा था कि सक्सेस का प्राइज मेरी खुद की फैमिली से धोखा होगा। तो मेरे सारे एफर्ट मेरी सिस्टर की जिंदगी के लिए बस एक इंटरफेरेंस थे, और मेरा सारा हार्ड वर्क, मेरे सारे स्ट्रगल्स किसी और की सक्सेस के लिए रास्ता बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मैं ये जिंदगी दोबारा जी पाता तो मैं सिर्फ अपने लिए लड़ता। फिर हमें चारों तरफ अंधेरा दिखाते हैं और इस अंधेरे को तोड़ते हुए आती है चांदनी, और इस चांदनी के नीचे हमारा हीरो बिल्कुल शांति से सो रहा है। पर तभी एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है और वो हैरानी से खड़े होते हुए कहता है कि ये कौन सी जगह है। और वो आसपास देखता है, उसे पता चलता है ये तो रियल वर्ल्ड है। वो एकदम से अपनी गर्दन पे हाथ फेरते हुए अपना फोन खोलता है और वो कहता है क्या मैं मर नहीं गया था। और वो कहता है क्या इसमें साल 2025 क्यों दिखा रहा है। फिर वो जब भी बाहर देखता है, बाहर चारों तरफ शहर में लाइटें चमचमा रही थी, और वो सोचता है क्या ये हो सकता है कि मैं फिर से रीबॉर्न हो गया हूँ। उसका शहर अब भी चमचमा रहा था और वो कहता है क्या मैं 9 साल समय में पीछे आ गया हूँ जब गॉड्स फॉरसेकन गेम डिसेंड हुआ था। फिर हमारा सीन सुबह को आता है। उसकी बहन स्कूल ड्रेस में लात मार के दरवाजा खोलती है और एकदम से चिल्लाने लगती है। वो सामने भाई को देखती है तो और गुस्से में चिल्लाती है, क्विंग फैंग तुम सच में घर पे हो तो फिर भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। यहाँ अपना एमसी तो बस चैन से कॉफी पी रहा था और वो इस लड़की को देखते हुए याद करता है, अरे हाँ मुझे अब याद आया, जब फोर्सिकन गेम इस दुनिया में आया था उसी दिन मेरा अपनी बहन से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था उस सॉन्ग फाई की वजह से। और वो अपने पास्ट लाइफ को याद करता है जहाँ उसकी बहन बहुत ज्यादा गुस्से में डस्टबिन सब बाहर फेंकने लगी थी और वो जोर से चिल्लाती है, क्या मैं तो बस उसे सपोर्ट करने के लिए गई थी, तुम इसमें इतनी बड़ी डील क्या बना रहे हो। तुम्हें तो समझ में भी नहीं आता कि ब्रदर सॉन्ग फाई अभी कितनी बड़ी डिफिकल्टी में हो और इसी टाइम पे तो मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। एमसी बताता है कि गेम डिसेंड होने से पहले ये साओबाई एक अंडरग्राउंड आइडल था और मेरी बहन शाओयू ये तो उसकी ऑब्सेस्ड फैन थी। सॉन्गफाई ऊपर से तो बहुत ज्यादा ग्लैमरस और बहुत ही अच्छा लगता है, पर अंदर से वो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है जिसने कई सारी फीमेल्स को ट्रिक किया और उनसे सारे पैसे ऐंठे, इवन उनकी बॉडीज तक को बेच दिया उसने। और शाओयू को स्कैम होने से बचाने के लिए मैंने उसे इसके आसपास भटकने के लिए भी रोक दिया, पर इसके अंत में मेरे ऊपर इसकी लाइफ को कंट्रोल करने का इल्जाम लगाया इसने। या क्विंगफेंग अपने पास्ट को याद ही कर रहा था तो ये लड़की यहाँ एमसी की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाने लग जाती है, हे क्या तू बहरा हो गया है, जब मैं तेरे सामने इतनी जोर से चिल्ला रही हूँ तो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है कि जैसे तू मुझे सुन ही नहीं सकता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि मेरे ब्रदर सॉन्गफाई अब टॉप रैंक से इस मंथ में नीचे गिर चुके हैं। अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया उन्हें रैंक अप कराने के लिए तो मैं तभी अपना एमसी रख के सीधा इसके गाल पे चांटा देता है और ये जो ग्रिप एकदम सामने सामने बनी थी ना, इससे ऐसी चट आवाज आती है कि एक ही बार में ये लड़की पीछे जाके गिरती है। और ये थप्पड़ा इतना ताकतवर था कि इस लड़की का गाल सूज जाता है, मुंह से खून आने लगता है और ये लड़की कांपने लगती है और ये कहती है, क्या क्विंगफेंग तुमने सच में मुझे मारा। पर अब तो मानो अपने एमसी के अंदर का शैतान जाग गया हो और वो कहता है, क्वींस याओ, ना तो मेरे पास अभी कोई मूड है और ना ही टाइम है आज तुमसे आर्ग्यू करने का, पर फिर भी अगर तुम मेरे ऊपर ऐसे ही भौंकती रही तो मैं तुम्हारे थोपड़े को वही मसल दूंगा। फिर वो एक क्रेडिट कार्ड इसकी तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये सारा पैसा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए छोड़ के गए थे, भले इन सालों में मैंने कितनी ज्यादा हार्डशिप झेली हो पर मैंने इसके अंदर से एक सिंगल सेंट भी खर्च नहीं किया। आज मैं तुम्हें ये सब कुछ दे रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स के नाम पे मैं तेरे लेवल तक नहीं गिरूंगा, पर याद रखना आज से मेरे क्विंगफेंग के पास तेरे जैसी कोई सिस्टर नहीं है। और वो यहाँ से गेट लगा के चला जाता है और ये लड़की अब यहाँ रोती हुई रह जाती है। फिर वो दूसरे रूम में आ जाता है और वो सोचता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने शाओयू को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया था, बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर्स, डंजन्स जिन्हें पाने में थोड़ा बहुत भी रिस्क होता है, मैंने उन्हें छोड़ दिया था। अब मैं ये सोचता हूँ कि बिना इस बर्डन के मैं कितना आगे तक जा सकता हूँ। फिर वो अपना कप रख के स्लीपिंग पिल्स को लेने लगता है। स्लीपिंग पिल्स से ऑब्वियसली वो सो जाएगा और वो एक गहरी नींद से अपने गेम के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और वो पानी पी के कहता है, इस बार मैं अपनी पिछली जिंदगी के अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल करूंगा ताकि सब लोगों से मैं आगे रह सकूं। शाओयू अब से तुम खुद पर ही डिपेंडेंट हो और सॉन्गफाई
मैं पर्सनली तेरा सर लेने आ रहा हूँ। और वो अपने दिल में गुस्से की आग लिए वहीं पर ही सो जाता है और वो जागता है किसी अजीब से ही पानी जैसे जगह पे, जहाँ पे चारों तरफ पानी बह रहा है। और वो एक दरवाजे से अंदर आता है और वो आसपास देखते हुए कहता है ये तो करियर चॉइस हॉल है, मैंने इसे बहुत मिस किया। मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं इतना ज्यादा नर्वस था कि मुझे एक कैरेक्टर का करियर चूज करने के लिए घंटों लग गए और यहाँ से वापस निकलने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। इस बार मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। फिर वो एक वॉरियर प्रोफेशन के सामने आता है और वो हमें बताता है कि मेरी पिछली जिंदगी में मैंने घंटों तक सोच के वॉरियर प्रोफेशन को चूज किया था क्योंकि मुझे साओयू को प्रोटेक्ट करना था। भले ये वॉरियर प्रोफेशन ज्यादा कमजोर तो नहीं होता पर अब ये मेरे लिए सही नहीं है। बिना क्वीन साओयू के बर्डन के मैं अब अकेले ज्यादा तेजी से क्लियर कर लूंगा। इस गेम में मोबिलिटी और रिएक्शन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ये तय रहा। फिर वो एक असैसन कैरेक्टर के सामने आता है और वो कहता है कि इस जिंदगी में मैं एक असैसन बनूंगा। और जैसे ही वो असैसन कैरेक्टर पर क्लिक करता है उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट आई ऑफ जजमेंट तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। ये देख के तो हमारा एमसी खुद भी बहुत हैरान और कंफ्यूज जाता है। तभी उसके पीछे एक बहुत ही जाइंट चमचमाती हुई आंख ओपन हो जाती है और एक नोटिफिकेशन आती है कि आई ऑफ जजमेंट एक्टिवेट हो गया है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें एक यूनिक एट्रीब्यूट मिला है, अथॉरिटी ऑफ जजमेंट। ये एक पैसिव अथॉरिटी है। पैसिव मतलब कि ये खुद से ही एक्टिवेट हो जाती है और इसके इफेक्ट के तौर पे जैसे ही एमसी फॉरसेकन गेम में एंटर करेगा उसे तुरंत के तुरंत हाईएस्ट रैंक का प्रोफेशन और टैलेंट दिया जाएगा। यहाँ अपना एमसी बहुत ज्यादा खुशी से कहता है कि आई ऑफ जजमेंट खुद से ही मुझसे जुड़ गया मेरे रिबर्थ के बाद। तो ऐसा हो सकता है कि जब तक आर्टिफैक्ट अपने मास्टर को रिकॉग्नाइज कर रहा है तब तक भले ही इस आर्टिफैक्ट को कोई चुरा ही क्यों ना ले, ये यूजलेस होगा। शायद मेरा रिबर्थ भी इसी की वजह से हुआ है। पर तभी वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे डार्क कलर के स्पाइक्स जैसे कुछ एमसी के अंदर ही घुसने लगते हैं और वो कुछ कर पाता उससे पहले वो सारे इसको जकड़ लेते हैं। ऐसा लग रहा था कि डार्कनेस खुद से एमसी के साथ जुड़ना चाहती है। तभी एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें एक हिडन प्रोफेशन मिला है, इसे सिंक्रोनाइज किया जा रहा है। एक और नोटिफिकेशन में बताया जाता है ये सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तभी इसी डार्कनेस के अंदर से अपने एमसी का हाथ बाहर आता है और एक और डार्क नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम खुद एक शैडो बन चुके हो। फिर क्विंगफिंग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके बाहर आता है। उसके अंदर से सारा शैडोज जैसे बाहर आ रहे थे, उसके बाल भी अब सफेद हो चुके थे और वो अपनी नई ताकत को फील करते हुए कहता है तो ये है असैसिन्स के लिए हाईएस्ट टियर हिडन प्रोफेशन। ये तो मेरी पिछली जिंदगी में मैंने चुने गए वॉरियर प्रोफेशन से पूरी तरह से डिफरेंट है। बस इस प्रोफेशन के मिलते ही मुझे इतनी ज्यादा ताकत फील हो रही है। और वो अपनी आंखों को चेक करते हुए बोलता है कि हर प्रोफेशन में बहुत ज्यादा छोटा चांस होता है कि हाईएस्ट टियर का हिडन प्रोफेशन अनलॉक हो जाए और मेरी अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इसी छोटे से चांस को पूरे पक्का ही कर देती है। आखिर ये चीज क्या है? तभी अपना एमसी आसमान में उड़ने लगता है और उसके पीछे कुछ आंख जैसा ओपन होता है। उसके सामने दो नोटिफिकेशंस आती हैं। पहली में लिखा था अथॉरिटी ऑफ जजमेंट इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जेन्युइन, एंशिएंट और प्राइमल अथॉरिटी है। इसकी ताकत रूल्स एंड ऑर्डर को भी सप्रेस करती है। तुम टेम्परेरीली अभी इसकी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारे पास डिविनिटी ही नहीं है, तो एक्टिवली तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। पर इसके पैसिव फीचर्स अनलॉक हो चुके हैं। इसे देख के अपना एमसी बहुत हैरान हो गया था और वो कहता है क्या प्राइमल अथॉरिटी जो रूल्स एंड ऑर्डर को भी सप्रेस करती है? मेरी पिछली जिंदगी में गॉड फॉरसेकन गेम के 7वें साल में एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर इस गॉड अमेंडेंट रिलम को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला गया था। इसके बाद ही ह्यूमैनिटी को पता चला कि इस दुनिया में ऑर्डर्स की पावर भी एग्जिस्ट करती है। पर इनफैक्ट इसके बाद कोई और ऐसा प्लेयर आया ही नहीं जिसे पावर ऑफ ऑर्डर मिली। मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। अभी तो मैंने अपनी जर्नी को बस शुरू ही किया है और मुझे अभी से ही एक प्राइमल अथॉरिटी मिल गई जो ऐसे लॉ एंड ऑर्डर को सप्रेस करती है। तो इसका मतलब जैसे ही मैं इस गॉड फॉरसेकन लैंड को छोड़कर रिलम ऑफ ऑर्डर में चला जाऊं और डिविनिटी को हासिल कर लूं, वैसे ही मैं इस आई को एक्टिवली यूज कर पाऊंगा। तो अब लगता है मेरी जिंदगी का एक नया गोल बन चुका है। फिर एक नोटिफिकेशन आती है कि प्रोफेशन चेंज कंप्लीट हो चुका है, तो अब अपना एलियस चुनो। एलियस का मतलब शायद से नाम होता होगा पर अपन अभी के लिए एलियस ही बुलाते हैं। तो अपना एमसी सोचता है क्या एलियस? हाँ, अब जबकि मेरा प्रोफेशन शैडो से जन्मा है तो चलो मेरा नाम भी अब शैडो ही होगा। तो एक नोटिफिकेशन आती है कि अब तुम्हारा एलियस है शैडो और तुम अब गॉड फॉरसेकन लैंड में एंटर कर रहे हो। और एक आवाज आती है कि ये बंजर
जमीन अनगिनत मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है, तो सावधान रहना, वो तुम्हें पूरी तरह से चीर फाड़ के रख के तुम्हारी लाइफ स्पैन चुराने के लिए हमेशा तैयार होंगे। यहाँ टाउन छोड़ के और मॉन्स्टर को मारने पे तुम्हें ट्रेडेबल लाइफ स्पैन मिलेगी जिससे तुम ट्रेड कर पाओगे, पर अगर तुम इस गेम में मरते हो तो तुम आधी लाइफ स्पैन खो दोगे, दोनों ट्रेडेबल और नॉन ट्रेडेबल। फिर हमारा एमसी एकदम शैडो की झक्कास एंट्री के साथ अपने टाउन में ट्रेवल करके आ चुका है और एक आवाज आती है कि ये एरिया है शेल टाउन, एक ऐसा सेफ जोन जहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है और प्लेयर्स भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर सकते, और लाइफ स्पैम के लूज करने की स्पीड है 1x, मतलब कि जैसे तुम्हारे रियल टाइम में रियलिटी में लाइफ स्पैम जाती है, जिंदगी गुजरती रहती है, वैसे ही गेम में भी गुजरेगी, मतलब उतनी जिंदगी खर्च होगी। वहीं उसे बगल में बहुत सारे लोग भी बातचीत करते हुए दिखाए जा रहे होते हैं। एक कह रहा होता है कि ये कौन सी जगह है, ये प्रोफेशन एलिस क्या चीज है। एक दूसरा कहता है मैं तो नाइफ शिफ्ट करके आया हूँ और शायद मैं तो हेलुसिनेट कर रहा हूँ। इन्हें देख के अपना एमसी सोचता है क्या इतने सारे लोग पहले यहाँ पर गेम में आ चुके हैं। जल्द ही अलग अलग जगहों से अलग अलग कंट्रीज से पावरफुल लोग भी यहाँ पर आएंगे जो लॉ एंड ऑर्डर के पूरी तरह से इस दुनिया में बदल देंगे। और यहाँ पर लोग एमसी को देख रहे थे तो वो कहते हैं क्या ये किस तरह का प्रोफेशन, ये हमसे इतना ज्यादा अलग कैसे लग रहा है। दूसरा कहता है इसके हाथ में डैगर देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक असेसन है, तो एक असेसन भी था। वो कहता है मैं भी तो एक असेसन हूँ, मैं इसकी तरह कूल क्यों नहीं लग रहा हूँ, और इसकी स्टेटस में देखो इसके पास तो स्किल्स भी हैं। अपना एमसी सोचता है अगर मैं उन कंट्रीज के पावरफुल लोगों से आगे रहना चाहता हूँ तो मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस करके और पावरफुल बनना पड़ेगा। प्रैक्टिस किसी का इंतजार नहीं करती, मेरे पास समय वेस्ट करने का टाइम नहीं है। वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसके सामने लाइट चमकती है और वो अपना मुंह छुपा लेता है। वो मैं सामने दिखाते हैं बहुत सारे लोग अपनी बुरी बुरी हालत में यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आए थे, वो सब चिल्ला रहे थे आओ। तो हम मरने के बाद सीधा टाउन में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, पर तो एकदम से बहुत सारे लोग चिल्लाने लग जाते हैं क्या वो जंगली मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर है, बस एक ही बाइट में उसने हमारी आधी टीम को खत्म कर दिया, हम उससे कैसी फाइट कर सकते हैं, वो तो बस एक लेवल 1 का क्रोरल था, हमारी पूरी ताकत से हमला करने के बाद भी हमने सिर्फ 1/3 उसकी हेल्थ कम की थी। एक जोर से चिल्लाता है मेरी लाइफ स्पैन, मैंने अपनी आधी जिंदगी की लाइफ स्पैन खत्म कर दी। फिर ये लोग एक लड़की के पास आने लगते हैं, सिस्टर लीजी अब हमें क्या करना चाहिए। ये लड़की भी अपना सर पकड़ के कह रही थी फिर तभी अपने एमसी को भी देखती है जो कि बहुत इसे अजीब लग रहा था। अपना एमसी सोचता है एक ऐसा आर्चर जिसके पास छोटा बो और एरोस हैं, लगता है इसके पास भी एक हिडन प्रोफेशन है। फिर ये लड़की एक घमंडी मुस्कुराहट के साथ अपने एमसी के पास आती है और वो कहती है कि बिग ब्रदर लगता है कि तुम्हारे पास भी एक हिडन क्लास है, चलो क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। बाहर के मॉन्स्टर सच में बहुत ही खतरनाक हैं, एक मॉन्स्टर ने हमें एक ही बार में खत्म कर दिया, हम उन्हें अकेले के दम पे हैंडल नहीं कर सकते, हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है। अपना एमसी सोचता है क्या एक्सपीरियंस, मरने का एक्सपीरियंस है क्या तुम लोगों के पास, और वो कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है। और एमसी बस इतना बोल के आगे जाने लगता है तो इस लड़की के साथ ही सारे एमसी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं क्या इतना ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है, अगर हम पांचों उनको बीट नहीं कर पाए तो अकेला ही क्या ही कर लेगा, हमने बोला ना कि बाहर के मॉन्स्टर कितने ज्यादा खतरनाक है, ये तो बस अकेला जाके मरने की सोच रहा है। तो एक बंदा थोड़ा चालू था और वो कहता है हाँ ज्यादा इसके ऊपर चिंता मत कर, ये एक हिडन क्लास का नोबल बंदा है, अगर ये अपन को बीट भी नहीं कर पाया तो अकेला वहां से भाग के तो आ ही सकता है। ये लड़की अपने एमसी का स्टेटस चेक करती है तो वहां पर उसका नाम उसको शैडो दिखाई देता है, तो वो कहती है हाँ कितना हाई एक्ट कर रहा है। फिर ये लड़की अपने लोगों से कहती है कि चलो इसे ही फॉलो करते हैं और देखते हैं कि इसके पास कौन सी स्किल है, हो सकता है कि हमें इससे इन मॉन्स्टर्स के ऊपर कोई नई जानकारी मिल जाए और हो सकता है कि हम इसे मरते हुए भी देखें।